हमने जब से आज़ादी हासिल की है पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक हमने एज़ सच कोई अपने लॉज़ नहीं बना पाए आज तक। हमारे जितने भी लॉज़ हैं मोस्टली ब्रिटिश टाइम के हैं। दिल्ली आज़ाद नहीं है दिल्ली पाकिस्तान आज़ाद की। नहीं है। किसका कंट्रोल है दिल्ली पे? और ये कॉल कहाँ से आती है, किसकी तरफ से डिफरेंट जगहों आती से आती हैं। है? थोड़ा खुल के बताएँ, हम जानना चाह रहे हैं कि नहीं किस बस कौन आप है जो इस देखें सिस्टम को ये कंट्रोल ऐसी कर रहा चीज़ है? है ये ऐसी चीज़ है, ये मेरे ख़्याल में ये एक ओपन सीक्रेट है। ये अदालतें जब तक हमारी आज़ाद नहीं होगी, इंडिपेंडेंट खुद-मुख्तार नहीं होगी तो अदालतों में इंसाफ़ नहीं होगा। इंसाफ नहीं होगा। पाकिस्तान इस में टाइम पे कहा जाता है कि डेमोक्रेसी या जमहूरियत है। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि क्या वाक़ई हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत के ताबे रह रहे हैं या पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे किसी का कंट्रोल है? इमरान खान की अगर बात की जाए तो वो जो गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है या उनके ऊपर जो केसेज़ हैं, क्या ये वाक़ई ही मेरिट के ऊपर बने हुए केसेज़ हैं या किसी प्रेशर पे या किसी के ज़ोर की वज़ह से केसेज़ बनाए गए हैं? वाक़ई ऐसा है कि ताकतवर के लिए अलग कानून और कमज़ोर के लिए अलग कानून है, क्योंकि जब हम केसेज़ देखते हैं, वहाँ पे गरीब के साथ और जो कमज़ोर होते हैं उसके केसेज़ लंबे टाइम तक चलते हैं, फैसले नहीं होते, लेकिन ताकतवर का जो केस होता है फ़ौरन फैसले हो जाते हैं। केसेस से पहले मीडिया के ऊपर एक ट्रायल शुरू हो जाता है, मीडिया के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है और पहले ही एक राय बन जाती है लोगों की तरफ से कि इस केस का ये है, ये ठीक है, ये गलत है। कोर्ट्स ने हमेशा एविडेंस देखनी होती है। एविडेंस की बेस पे कोर्ट ने फैसला करना होता है। उसमें ओरल एविडेंस भी होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होती है, उसमें लैब रिपोर्ट्स भी होती हैं, उसमें मेडिकल एविडेंस भी होती है, हर तरह की एविडेंसेस होती हैं। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के कोर्ट ने फैसला करना होता है। तीनों जो इदारे आपस में इन्वॉल्व हैं, इनको आप कैसे देखते हैं कि इनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस अदालती हमारा जो निज़ाम है, इसको ख़राब करने में या सही करने में इनका कितना चल किरदार सकती है? इसको आप पुलिस है। वो जो ट्रुथ होता है, वो ट्रुथ वो फाइलों में से तलाश करते रहते हैं जज साहिबान। वो जो लाहौर वाला इंसिडेंट था उसके बारे में आप बताएँ कि वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि वो जो वुकला ने इकट्ठे होके डॉक्टरों को उनके ऊपर हमला किया, क्या वो किसी भी सूरत में या कानूनी तौर पे वो जायज़ है, ऐसा होना चाहिए? तो अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं जब नवाज़ शरीफ साहब ने भी वुकला के साथ मिलके अदालत के ऊपर उसको मैं अगर हमला कहूँ या चढ़ाई कहूँ या मुनासिब लफ्ज़ आप बता सकते मेरा हैं, नहीं ख्याल उसको आप मेरा नहीं ख्याल कभी भी हमला नहीं हुआ। ये वैसे ही चीज़ें देखें ना, ये अपोज़िशन हमेशा जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं पॉलिटिकल बेसिस वो पे ये उसकी चीज़ें। वीडियोज़ मौजूद हैं, टीवी पे चला है, तो वो उस चीज़ सर वो को हमला नहीं था बेसिकली। देखिए ना, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसको आप हमला तो नहीं कह सकते ना। द पर्पस फॉर द सोल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके ओके, अलावा कोई और पर्पस कोई नहीं है कि आप उसको मार-पीट के लिए या छतरोल के लिए आपके हवाले नहीं किया जाता ठीक कि है। आप उसको वहाँ पे जाके थाने में लटा के लित्तर मारें। ये उसके तो लिए वो जो बिल्कुल जी, लित्तर मारे जाते हैं, ये गैर कानूनी बिल्कुल काम है, गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर इल्लीगल आईनी। है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमल जदून और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम सोच की सिमत। नाज़रीन, आज हम कानूनी मामलात पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में 2 कानून क्यों हैं? यानी ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून है। क्या ये हकीकत है या एक मिथ है? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील मलिक हसीब साहब। इनसे जानेंगे कि क्या कानूनी मामलात हैं, इसके ऊपर क्या इनकी क्या राय है और ये कैसे देखते हैं? तो इनकी तरफ चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसा लगा आपको हमारे इस पॉडकास्ट में आके? जी, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ आए। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान में इस टाइम पे कानूनी मामलात हैं, लोग जिस तरह हमारे स्पेशली आप एक वकील हैं, वकीलों को देखते हैं, हमारे जो अदालती निज़ाम है, उसको देखते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा-सा हमें बताएँ कि ये हमारा अदालती निज़ाम इतना सुस्त क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मद्दू किया। देखें बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने जब से आज़ादी हासिल की है पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक हमने एज़ सच कोई अपने लॉज़ नहीं बना पाए आज तक। हमारे जितने भी लॉज़ हैं मोस्टली ब्रिटिश टाइम के हैं। आप अंदाज़ा करिएगा कि 1860, 1898, 1908, 1905 तब के ये लॉज़ चल रहे हैं और आज तक एप्लीकेबल हैं। इसमें सुकम भी बहुत सारे हैं, ज़ाहिर है उस टाइम पे हमेशा जो कानून बनता है तो वक़्त और हालात के मुताबिक बनते हैं। फिर टाइम टू टाइम फिर अपना आपका सिस्टम होता है, यहाँ पे लोगों का मिज़ाज है, पॉपुलेशन है, एरिया, सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं जब लॉ बनाए जाते हैं। तो तब से मैं तो हमेशा एप्रिशिएट करता हूँ ब्रिटिशर्स को जो लॉ दे के गए थे, आज तक भी हम एप्लीकेबल हमने बिल्कुल भी ज़हमत नहीं गवारा नहीं की उसके अंदर, किसी किस्म की कोई चेंजिंग करने में। बहुत माइनर सी हमने उसमें चेंजिंग की हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम पार्ट वही है लॉ का जो तब से ब्रिटिश टाइम का था, वही एप्लीकेबल है आज भी। अच्छा, आप ये जिस तरह बता रहे हैं कि ब्रिटिश दौर का जो कानून है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और वो उसी के ऊपर ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो आइन है, आइन 1973, इसको और जो हमारा प्रोसेस है, इसको आप कैसे देखते हैं कि 1973 जो हमारा आइन है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसमें जो तब्दीलियाँ की गई, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा कानून चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, इसको आप कैसे रिलेट कर रहे हैं? अच्छा देखिए, हम जब आइन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये सुप्रीम लॉ होता है। उससे हम बाकी चीज़ें ड्राइव करते हैं। तो आइन की हद तक भी अनफॉर्चुनेटली हमारा अंदाज़ा करिएगा कि ब्रिटिश का तब का हम 18 जैसे मैंने पहले बताया आपको, तब का हमने लॉ आज तक हम एप्लीकेबल है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लेकिन हमारा जो आइन है, एक तो पहले तो 2 आइन हमारे हम ख़त्म हुए, अबॉलिश हुए, उसके बाद ये तीसरा आइन हमारा है 1973 वाला। उसमें भी उसका भी हमने हुलिया बिगाड़ा हुआ है, उसकी भी अब तक 26 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं।
और अभी भी हम और अभी 27वीं 27वीं की तरफ 27वीं जा रहे तरमीम हैं। की डिबेट्स चल रही हैं और होपफुली नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ या 1 ईयर तक वो टेबल हो जाएगी और वो भी पास हो जाएगी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई भी अमेंडमेंट आती है तो कोई हालाँकि जब भी कोई अमेंडमेंट आती है उसको सारी चीज़ों को डिस्कस करके डिबेट्स करके, डिस्कशन करके उसकी जो कमिटीज़ होती हैं असेंबली फ्लोर पे डिस्कस होता है सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद भी फिर पता नहीं क्या होता है, जो ही पास होती है उसके बाद हफ्ते बाद फिर नई चीज़ें इनके माइंड में नहीं आ आती हैं। जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि जो 26वीं तरमीम हुई अभी 26th अमेंडमेंट जो हुई, इसके हवाले से आपकी क्या राय है और इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये जो अमेंडमेंट हुई है, इससे हमारा जो ये जो अदालती निज़ाम है, ये बेहतर होगा या ये दोबारा गहराई की तरफ जा रहा है इससे? 26 अमेंडमेंट के मुताबिक उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, नो डाउट उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें जैसे जजेस की तकर्री का है, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार है, वहाँ पे उसमें अब मेरी ज़ाती राय है कि वहाँ पे अब गवर्नमेंट को भी शामिल किया गया है। तो अदलिया की आज़ादी है, बदकिस्मती से पहले भी अदलिया आज़ाद नहीं है हमारे मुल्क में, शुरू से लेके आज तक। हुँ, तो हुँ। अभी दोबारा से हमने गवर्नमेंट के हाथ में दे दी है, जो कमेटी बनाई गई है, तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं उसमें। अदलिया आज़ाद नहीं है अदलिया पाकिस्तान में। आज़ाद नहीं है। किसका कंट्रोल है अदलिया पे? अदलिया पे आपको भी पता है किसका कंट्रोल है? नहीं, आप क्योंकि आप तो अदलिया का हिस्सा हैं, डेली प्रोसेस आप वहाँ पे अपने केसेज़ लड़ते हैं। आपको क्या लगता है कौन है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वहाँ पे अदालतों को कंट्रोल कर रहा है? अच्छा, इसमें ना जैसे हम बचपन से इंडियन मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे जज साहब जब कोई फैसला कर कोई भी क्रूशियल केस होता है, हाई प्रोफाइल केस होता है, तो वहाँ पे जो गाँव का चौधरी होता है या जो वहाँ पे उस एरिया का जो बड़ा डॉन होता है, तो वो उधर से फ़ोन आता है जी कि हम बच्चा आपका हमारे पास है या हमें पता है कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, अभी जो उसको छुट्टी होगी तो कहाँ पे होगा, हम उसको उठा लेंगे। तो ये इसके साथ आज भी चीज़ें हो रही हैं प्रैक्टिकली, अच्छा ये हो रहा ये है। चीज़ें हो रही हैं। मतलब हमारे जजेस को कॉल्स आती हैं कि अगर आपने फैसला इस तरह देना है तो फिर अंदाज़ में भी डिफरेंट हो, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फैसले हो रहे हैं वो एक कॉल पे होते हैं, कॉल आने पे जो फैसला होता है वो सुनाया जाता हर है। केस में नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें आज भी चल रही हैं। ओके और ये कॉल कहाँ से आती है, किसकी तरफ से डिफरेंट आती जगहों है? से आती हैं। थोड़ा खुल के बताएँ हम जानना चाह रहे हैं कि नहीं किस मसलन कौन आप है जो इस देखिए सिस्टम को ये कंट्रोल ऐसी कर रहा है? चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, ये मेरे ख़्याल में ये एक ओपन सीक्रेट है। आपको भी पता है, सबको पता है यहाँ पे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट सिस्टम के लिए चीज़ ठीक नहीं है। ये अदालतें जब तक हमारी आज़ाद नहीं होगी, इंडिपेंडेंट खुद-मुख्तार नहीं होगी, तो अदालतों में इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ नहीं होगा। जी। इसमें आप किसको कसूरवार समझते हैं? क्योंकि अगर कहीं से कॉल आती है तो वो जो जज वहाँ बैठा हुआ है, उस जज का भी एक उसके ऊपर भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी। अगर वो कॉल की वज़ह से, डर की वज़ह से गलत फ़ैसले करता है तो दैट्स मीन वो अपना जो हक़ है अदा नहीं कर रहा। आप क्या देखते हैं कि वो कॉल करने वाले ज़िम्मेदार हैं या जो फ़ैसले करने वाले ज़िम्मेदार हैं या जो हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब करने में किसकी ज़िम्मेदारी है, किसका हाथ है? जी, इसमें मैं समझता हूँ कि किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करना ये मुनासिब नहीं होगा। इसमें हम सारे ज़िम्मेदार हैं। वो इस वजह से कि देखिए हम सारे लोग, ये हम मुल्क हमारा है, 25 करोड़ मुल्क का हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, और भी अगस्त भी चला, 14 अगस्त पे नज़दीक हम एक दफ़ा फिर अपने इंडिपेंडेंस मनाने जा रहे हैं। आज़ादी मनाने जा रहे आज़ादी हैं। योम आज़ाद हैं आज़ादी हम, हाँ, यस, योम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, लेकिन हम पार्शियल आज़ाद हैं, पार्शियली आज़ाद नहीं हैं हम। मतलब आज़ाद तो नहीं है। जी, तो हम ये ज़रूरी ये है कि आप जब सारे स्टेक होल्डर्स जो अपना सारा इनपुट दें, वो सारे मुल्क की बेहतरी के लिए बैठ के साथ जोड़ के इस पे देखें, अपना रोल प्ले करें, अपना इनपुट दें और जो मुल्क के लिए बेहतरी है वो करें, और किसी एक को ब्लेम करना मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं होगा। मतलब सब ज़िम्मेदार हैं और सब सबको ज़िम्मेदार हैं, बैठ के इसके सारे लिए स्टेक होल्डर्स ज़िम्मेदार हैं, अपने-अपने पार्ट पे सारे ज़िम्मेदार हैं। और अभी जो आज़ादी है 14 अगस्त की मुनासबत से हम सबको हकीकी मानों में आज़ादी की तरफ गामज़न होने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हकीकी मन वाली आज़ादी थोड़ी ज़ूम मनी हो जाएगी, क्योंकि एक कोई सियासी पार्टी है वो ये टर्म यूज़ करती है हकीकी आज़ादी वाली बात। लेकिन ये है कि आज़ादी मैं जनरली कहूँगा, आज़ादी की तरफ कोई ऐसे स्टेप्स वो लेने उस चाहिए। पार्टी की बात मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा ये बताइएगा आपका किस पार्टी से एफ़िलिएटेड हैं आप? थोड़ा-सा अपना भी बताइएगा क्योंकि वकीलों की भी एक तंज़ीमें बनी होती हैं, जी। वो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। आप भी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? वैसे तो हम बाहर की हद तक ज़्यादा रहती है चीज़ें, लेकिन रोल उसमें लेकिन ये है कि पीएमएलएन से कुछ थोड़ी बहुत हैं, वाबस्तगी हैं वाबस्तगी आपकी। है। जी। ठीक है, तो इसीलिए आपने उस पार्टी का ज़िक्र किया कि उस आज़ादी की तरफ नहीं बल्कि सही वाली आज़ादी की हाँ, तरफ। असल में वो इन इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है। थोड़ा-सा ये भी जानना चाहूँगा आपसे क्योंकि आपने बात की कि हमारी अदालतें आज़ाद नहीं हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पे कहा जाता है कि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि क्या वाक़ई हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत के ताबे रह रहे हैं या पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे किसी का कंट्रोल है?
हमारा जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया हुआ है आइन के मुताबिक। लेकिन आपको ये पता है कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो जिस तरह की है वो मेरे ख़्याल में कभी-कभी तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे जमहूरियत का नाम निशान नहीं है यहाँ पे। और ये कहना कि जमहूरियत है यहाँ पे तो वो मेरे ख़्याल में आपने अभी बताया कि मुस्लिम लीग नून से आपकी वाबस्तगी हैं और अभी हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ़ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि पाकिस्तान में इस टाइम पे हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। जी। हाइब्रिड निज़ाम जमहूरियत की तरफ इशारा करता है। क्या किसी जमहूरियत में हाइब्रिड निज़ाम चल सकता है? या जमहूरियत एक डिफरेंट चीज़ है और हाइब्रिड सिस्टम का मतलब कुछ और है? ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट मेरे लिए काबिल एहतराम है। वैसे भी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा नहीं ख़्याल कि उनकी जो बात है वो ज़्यादा कोई इस हवाले से वाज़िह है। लेकिन ये है कि डेमोक्रेसी हमारी हमारी जो सिस्टम है अभी हमने जो हमारे निज़ाम हुकूमत है, उसको मेरे ख़्याल में पिन-इपने देना चाहिए। और देखें जब सिविल गवर्नमेंट्स आएँगी तो पहली तो बात है कि आज तक देख इतने सालों में 75-78 सालों में हमने कितनी गवर्नमेंट्स ने अपना टेन्योर पूरा किया है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने कितनी टेन्योर ने अपने पूरी की लेकिन नहीं हुआ। नहीं, अभी अफ हुआ है अभी ना, अभी 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 जो 1 दफ़ा मुस्लिम लीग नून जी, ने किया है, हाँ, पीपल्स अभी 2 पार्टी की दफ़ा जी, गवर्नमेंट जी, मैं दोनों ने जी, अपने मैं उसी टेन्योर तरफ ही पूरे। आ रहा हूँ कि माज़ी में लेकिन हाँ, वज़ीर-ए-आज़म नहीं जो हुआ। थे, जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने अपने टेन्योर पूरे नहीं जी, किए। यस गवर्नमेंट देखिए ना आप वहाँ पे गवर्नमेंट उन्होंने ने तो यस पूरा किया है। हुकूमतें रही हैं, उनकी जी हाँ। हुकूमतें रही हैं लेकिन फिर भी उनके जो फेस थे वो चेंज किए गए, माइनस किए गए, लोगों को तब चली हैं, तब उनके टेन्योर पूरे हुए हैं। और हुँ। ये भी देख लेना कि 78 सालों में अगर 2 दफ़ा हुआ है ये। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा-सा ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो इस टाइम पे पाकिस्तान में जो ट्रायल चल रहे हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस के, एक अपोज़िशन की पार्टी के जो लोग हैं, उनको गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, जो गवर्नमेंट की पार्टी है, वो उसको खुशियाँ मना रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? और जो अभी स्पेशली इमरान खान की अगर बात की जाए, तो वो जो गिरफ़्तारी उनकी हो चुकी है या उनके ऊपर जो केसेज़ हैं, क्या ये वाक़ई ही मेरिट के ऊपर बने हुए केसेज़ हैं या किसी प्रेशर पे या किसी के ज़ोर की वज़ह से ये केसेज़ बनाए गए हैं? इसमें मेरा ख़्याल है कि ये मकाफ़ात अमल है। वो क्या कहते हैं कि पंजाबी में शायद कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुश ना करिए सजना भी मर जाना। तो ये हाँ। चीज़ें हैं, ये चलता रहता है। आपकी अपनी भी टर्न आती है, तो ये अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस चल रही है, शुरू से ही शायद चल काफ़ी टाइम से ये चल रही है। पहले 2 पार्टियाँ थी, पीपी नून लीग थी, बड़ी जो पार्टी थी पाकिस्तान के अंदर। अब पीटीआई भी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के अंदर। तो अब ये है कि तीसरी पार्टी भी शामिल हुई है, तो अब ये रोटेट चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी टाइम से। और एक पार्टी इनमें से इक़्तिदार में होती है, तो बाकियों को फिर वो इंतकाम का निशाना मतलब ये बनाते हैं। तो ये सियासी विक्टिमाइज़ेशन है, पॉलिटिकल सियासी केसेज़ हैं। विक्टिमाइज़ेशन है और मेरे ख़्याल में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा उनका रोल नहीं होता, किसी और का रोल होता है उसके अंदर भी। मुझे ये बताइएगा, जो हमारा अदालती ढांचा है, इसमें गरीब और अमीर का जो फ़र्क है और जो ताकतवर और कमज़ोर का फ़र्क है, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा है कि ताकतवर के लिए अलग कानून और कमज़ोर के लिए अलग कानून है? क्योंकि जब हम केसेज़ देखते हैं, वहाँ पे गरीब के साथ और जो कमज़ोर होता है उसके केसेज़ लंबे टाइम तक चलते हैं, फ़ैसले नहीं होते, लेकिन ताकतवर का जो केस होता है फ़ौरन फ़ैसले हो जाते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आती है ये चीज़। अरिस्टोटल ने कहा था कि जी कानून जो है वो एक मकड़ी का जाला है। ऐसा जाला है कि जो अमीर जो है वो उसको तोड़ के प निकल जाता है और जो गरीब है उसमें फँस जाता है। ये बात दुरुस्त है। और यही हो रहा है हमारे मुल्क में। हम बेशुमार केसेज़ में ऐसे देखते हैं कि वहाँ पे गरीब आदमी तो वो साला-साल से वो चक्की पीसता है, जेल की सलाखों के पीछे रहता है। और अमीर जो है या तो जेल के पीछे जाता नहीं है सलाखों के पीछे, जाता भी है तो वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या महीनों में बाहर निकल आता है। तो ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें तो इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? यानी मतलब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और बराबर होगा तो हमारी सोसाइटी में एक बेहतरी आएगी। तो इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए ना सर, मैं जैसे पहले अर्ज़ किया कि जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, ये सिस्टम जब तक बदलेगा नहीं। सिस्टम चेंज होगा, तभी ये अदालतें और अब ये मौजूदा शेप में ये जो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अदालतें बिल्कुल उनके ऊपर ज़रूर चेक हो, कॉन्स्टिट्यूशनली जो एक फ्रेमवर्क को तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। कुछ है भी चीज़ें, कुछ मज़ीद भी उसमें बेहतर की जाएँ, एडिशन की जाएँ। और अदालतें जब जज को पता हो कि मैंने फ़ैसला जो करना है, मुझे उसके किसी भी किस्म के, किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज़ से कॉन्सिक्वेंसेस फ़ेस नहीं करने पड़ने। तो तब वो ठीक वो फ़ैसला मेरिट पे दे सकेगा। जब जज को पता होगा कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं सस्पेंड हो जाऊँगा, मैं डिसमिस हो जाऊँगा, मैं ओएसडी हो जाऊँगा,
या मुझे शोकॉज़ आ जाएगा या मुझे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, तो फिर मेरे ख़्याल में इंसाफ़ वो जज भी इंसाफ़ नहीं कर वो यानी देखें वो जो भी इंसान है हमारी तरह, उम, वो भी हमारी तरह जज कोई भी है तो वो इंसान है हमारी तरह। इवन कि हमारे साथी बिल्कुल कोलीग ही ऐसा ही होते हैं, है। हम में से बाहर से ही जाते हैं। तो उनके लिए भी जब उनको पता हो कि मुझे कॉन्सिक्वेंस कोई भी फेस नहीं करने पड़ेंगे और वो मेरिट पे और अपने अपनी अक्ल दानिश के मुताबिक फैसला करेंगे तब भी ये होगा जब उसको लिबर्टी होगी इस चीज़ की कि मैं जो भी मुझे कानून के मुताबिक आईनी के मुताबिक जो मुझे ठीक लगता है वही फैसला करूँगा। तो और मुझे कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करने पड़ेंगे तब वो इंसाफ कर सकेगा। बिल्कुल, जो मतलब हुकूमत का असर रसूख है वो ख़त्म होना जी, चाहिए और अदालतें आज़ाद होनी चाहिए, जी। तभी बेहतर होगा। बिल्कुल अहम पॉइंट आपने डिस्कस किया। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हमारे बहुत केसेज़ हैं जो इल्तवा का शिकार हैं, बहुत बड़ी तादाद में केसेज़ हैं। फिर अदालत के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जजेज़ मौजूद नहीं हैं कि वो केसेज़ फिर आगे चलते हैं, और ज़ाहिर है वो भी एक दिन में कितनी केसेज़ देख सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हमें अपने जजेस की तादाद को बढ़ाने की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो केसेज़ पेंडिंग हैं, इतनी बड़ी तादाद में केस पेंडिंग है, तो अदालत में जितने जज कम होंगे, तो केस पेंडिंग की तरफ जाएँगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ तक जजेस की ज़रूरत है, नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ाने चाहिए। इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन मेरे मुशाहदे में ये बात आई है कि जब मैं प्रैक्टिस में मैंने स्टार्ट की 2010-11 में, तो उस टाइम पे इस्लामाबाद कोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गिनती के 7-8 जजेस होते थे टोटल। उनमें से 5-6 सिविल जजेस थे, 2 या 3 एडिशनल सेशन जजेस थे और 1 सेशन जज होते थे। टोटल 8 थे, ग़ालिबन 8 या 9 थे। आजकल इस्लामाबाद लोअर जुडिशरी में लगभग 80 जजेस हैं, ओके। ठीक है? लेकिन डिस्पोज़ल आज भी नहीं है, डिस्पोज़ल तब ज़्यादा थी। हुँ। तब हर जज के पास डेली की काज़ेज़ 250, 300, 300 प्लस होती थी। लेकिन तो डेली अभी हमें 80 आपने कहा कि 80 जजेज़ जी। हैं, तो कितने केसेज़ आते हैं डेली की बुनियाद पर? अच्छा कितने मैं केस सॉरी मैं बात मुकम्मल कर लूँ, लेकिन तब भी ये होता था कि डेली बेस पे अगर आपका स्टे मैटर है, आपको सेम डे विदिन 1 ऑवर 2 आवर आपको ऑर्डर मिल जाता था। बेल आपकी है तो बेल ऑर्डर सेम डे मिल जाता था, बंदा आपका ओके। बाहर आ जाता था। आज अनफॉर्चुनेटली जजेस भी हमारी तादाद काफ़ी है और उनकी हर जज की कोर्ट में केसेस भी 50-60 50-60 एवरेज केसेस डेली लगे होते हैं। लेकिन डिस्पोज़ल या वो स्पीड, वो एफिशिएंसी नहीं है जो तब थी। तो वो उनकी जजेस की कैपेसिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। सिर्फ़ नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने से डिस्पोज़ल्स नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। बल्कि जजेस की उनकी ट्रेनिंग्स भी ज़रूरी हैं, साथ उनका लॉ नोइंग होना भी और हुँ। उनका सबत अमल के साथ केस सुनना भी काउंसिल को उनको वहाँ पे प्रॉपर हियरिंग देना, पेशेंस बिल्कुल। हियरिंग देना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए। ठीक है, अहम पॉइंट आपने डिस्कस किया। यहाँ ये भी बताइएगा कि जो हमारे कुछ केसेज़ जब चलते हैं, तो केसेज़ से पहले मीडिया के ऊपर एक ट्रायल शुरू हो जाता है, मीडिया के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है और पहले ही एक राय बन जाती है लोगों की तरफ से कि इस केस का ये है, ये ठीक है, ये गलत है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अदालत में जो फ़ैसला आएगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके जो सबूत हैं उनकी बुनियाद पर आएगा। तो उस बुनियाद पर अगर एक तरफ पहले ही फ़ैसला दे दिया जाए अवाम की तरफ से, और फिर फैसला उसके खिलाफ आएगा, तो इससे लोग एक राय बनाते हैं कि ये जज ठीक नहीं है या किसी एक पार्टी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मीडिया ट्रायल जो है ये रोकने की ज़रूरत नहीं है इस हवाले से? देखिए, हमारी कौम वैसे भी थोड़ी-सी इमोशनल कौम है, हर मामले में इमोशनल बड़ा जल्दी हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ जेनुइनली भी सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे हम अक्सर हम देखते हैं कहीं पे बच्चों के साथ कोई मामला होता है, कोई ज़्यादती वाला मामला सामने आता है। लेकिन वहाँ पे देखें बात आपने खुद ही सवाल में भी जवाब भी था आपका कोई किसी हद तक कि कोर्ट्स ने हमेशा एविडेंस देखनी होती है। एविडेंस की बेस पे कोर्ट ने फैसला करना होता है। उसमें ओरल एविडेंस भी होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होती है, उसमें लैब रिपोर्ट्स भी होती हैं, उसमें मेडिकल एविडेंस भी होती है, हर तरह की एविडेंसेस होती हैं। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के कोर्ट ने फैसला करना होता है और उनके पास जो फाइल में जो मटेरियल होगा उसको सामने उन्होंने रखना है, मद्देनज़र रख के फैसला करना है। अब उन्होंने सिर्फ़ प्रोटेस्ट की बेस पे या सोशल प्रेशर पे या मीडिया की सनसनी की बेस पे या मीडिया रिपोर्टिंग की बेस पे उन्होंने या अवाम के प्रेशर पे आके फैसला नहीं करना होता जज ने। इसलिए फिर ये चीज़ें उसका जो रेलेवेंट है फिर पुलिस भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जहाँ पे एफआईए है, या पुलिस है या कोई और है, उनका भी रोल फिर है कि वो कितनी क्वालिटी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड पे लाते हैं, कितना बिल्कुल। एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे कंडक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें और किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस हुए बगैर मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन
वो कंडक्ट करेंगे, फिर वो प्रॉपर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करवाएँगे, उसके मुताबिक फिर जाके कोर्ट ट्रायल होगा तो फिर कन्विक्शन के चांसेस बनेंगे। बिल्कुल अहम डिस्कशन आपने की और यहाँ मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा पुलिस का और जो वकला का और फिर जजों का जो आपस में एक लिंक है उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ इससे पहले क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो प्रोसिक्यूटर होता है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो क्या काम करता है। एक तो ये बताइएगा, सेकेंडली जब कोई एक बंदा, उसको अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है या उसके ऊपर एफआईआर बन जाती है, तो उसको कानून के मुताबिक कैसे, उसकी जो गिरफ्तारी है उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो उसकी ज़रूरी होती हैं कि जेल में जाने से पहले उसको क्या करना है, अदालत में पेश होने होने से पहले वो जो प्रोसेस होता है पूरा, मैं चाहूँगा कि वो आप एक्सप्लेन करें ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि ये कानून इसके बारे में क्या कहता है? देखें, लॉ ये होता है कि कोई भी वक़ूआ कहीं पे हुआ है, तो उसको जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, कोई भी इन्फॉर्मर इन्फॉर्मर कोई भी बन सकता है, कोई भी पासर बाय वहाँ से राहगुज़र आदमी भी इन्फॉर्म कर सकता है, 15 पे कॉल करके या लोकल थाने में जाके इन्फॉर्म कर सकता है। तो वो आप इन्फॉर्म करेंगे पुलिस को, पुलिस का काम है मौके पे पहुँचना, वहाँ पे जो एविडेंस चीज़ें कलेक्ट करना वहाँ से, अगर कोई इन केस अगर डेथ मर्डर केस है, इन केस ऑफ डेथ, मर्डर केस में उन्होंने मौके पे आके एविडेंस कलेक्ट करनी है, वहाँ से जो चीज़ें हैं, वहाँ से कुछ बुलेट्स हैं, कोई एम्प्टीज़ हैं, रिकवर करनी है, वहाँ से जो ब्लड है, वो सैंपल है, वो कलेक्ट करना है और वहाँ से उसको कॉर्डन ऑफ भी करना है सबसे पहले। तो ये चीज़ें फिर मौके से कोई वेपन मिलता है, वो उसे रिकवर करना है, कुछ आपने फिंगरप्रिंट्स लेने हैं किसी चीज़ से, तो वो भी वहाँ से कलेक्ट करने हैं आपने। कुछ स्पॉट की प्रोसीडिंग होती हैं, फिर कुछ होती हैं जो बाद में आपने विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है, विटनेस ऑन स्पॉट अवेलेबल है, वहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। लेटर एज़ अर्ली एज़ सून पॉसिबल आपने एविडेंसेस कलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अक्यूज़ मौके पे मिल जाए या उसी एरिया में फ़ौरन मिल जाए, तो उसी फ़ौरी टाइम आपने अरेस्ट करना, नहीं तो फिर एड्रेस लेके एड्रेस से क्या आपने रेड करने हैं पुलिस ने। रेड करके वहाँ से उनको अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके फिर आपने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है। तो जो ये अरेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन अगर अरेस्ट नहीं होता तो फिर वो बेल बिफोर अरेस्ट करवा सकता है। अगर अरेस्ट हो जाता है, उसको बेल का मौका नहीं मिलता, एफआईआर लॉन्च हो जाती है। और कंप्लेनेंट है, फिर मीनवाइल सबसे पहले वकूवे की इन्फॉर्मेशन देने के बाद कंप्लेनेंट जाके थाने में रिपोर्ट करवानी होती है। उसी की बेस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, एफआईआर सबसे पहले लॉन्च होती है तो। ठीक है, अब के क्योंकि पुलिस का एक लिंक्ड है इस पूरे आपके जी। अदालती निज़ाम के साथ, एक बंदा जब वो गिरफ़्तार होता है, पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है और कानून की फिर वकीलों की इन्वॉल्वमेंट। इस पूरे तीनों जो इदारे आपस में इन्वॉल्व हैं, इनको आप कैसे देखते हैं कि इनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है? इस अदालती हमारा जो निज़ाम है, इसको ख़राब करने में या सही करने में इनका कितना किरदार है? इसको आप पुलिस की जो तरफ से जो कार्रवाई हैं, उनको आप कैसे देखते हैं और उसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब हम सिंसियरिटी के साथ जब हम हमें लगेगा सारे, जैसे मैंने पहले बात की थी कि स्टेक होल्डर्स जब सारे एक पेज पे आएँगे, अंडरस्टैंडिंग सबके आपस में कोऑर्डिनेशन होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी भी कोऑर्डिनेशन वाला मामला आज तक देखा नहीं है, किसी केस के अंदर भी। किसी भी नोयत केस के अंदर हमने कभी नहीं देखा कि कोऑर्डिनेशन है, हालाँकि ये चीज़ होनी चाहिए। जब हम समझते हैं कि एक जो फ़ैसला केस का है, वो इंसाफ़ पे मबनी होना चाहिए। हुँ, हुँ। ठीक है सर? फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जब हम उसकी बात करते हैं कि देखें, ज़ालिम मज़लूम के साथ इंसाफ़ होना चाहिए, दोनों के, किसी ज़्यादती किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे मुल्ज़िम हो, चाहे मुद्दई हो, कंप्लेनेंट हो। लेकिन हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन वाली कोई बात नहीं होती। पुलिस जाती है, पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, अरेस्ट करती है, गिरफ्तारी करती है, एफआईआर लॉन्च करती है, वो सारा चीज़ें करती हैं। और कोर्ट्स जो हैं, उनके सामने जो भी ब्लैक एंड व्हाइट में जो चीज़ें उनके सामने आती हैं, उसी के मुताबिक वो फैसले करती और हैं। आपके और ख्या को लॉयर्स, काउंसल्स काउंसल्स को जो चीज़ें कोर्ट से मिलती हैं, वो उसी की बेस पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं कॉपीज़ की, फ़ोटोकॉपीज़ की बेस पे जो चीज़ें हमें मिलती हैं, उसी की बेस पे हमने आगे चीज़ों को लेके चलना, केस प्लीड करते हैं, केस कंटेस्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कहीं पे भी नज़र आप आती है। इसको कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो तो हमारा जो एक इस निज़ाम के अंदर जो कमियाँ हैं वो कितनी हद तक ख़त्म हो सकती हैं? काफ़ी हद तक हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात जो है, जो बेसिक पर्पस है लॉज़ बनाने का या यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की जो हम बात करते हैं, तो ये बेसिक चीज़ है कि जब कोऑर्डिनेशन होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूटाइल एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो ख़त्म हो जाएँगी, उसमें से माइनस हो जाएँगी, और जो हम डायरेक्टली जो ट्रू ओरिजिनल कल्प्रिट्स हैं उन तक भी पुलिस भी पहुँच सकेगी और अदालतें भी पहुँच सकेगी, और अदालतों को भी इंसाफ़ करना आसान हो जाएगा। नहीं तो अदालतें तलाश हमेशा फाइलों में तलाश करती रहती हैं, वो एविडेंसेस की बेस पे ही ज़रा उन्होंने चीज़ें लेके चलनी होती हैं। तो वो जो ट्रुथ होता है, वो ट्रुथ वो फाइलों में से तलाश करते रहते हैं जजेस साहिबान। तो ये जब कोऑर्डिनेशन होगी आपकी, पुलिस की होगी, अदालतों की होगी, प्रोसिक्यूशन की होगी, कोर्ट्स की होगी, वकला की, कौंसल्स की होगी, तो उससे एक ये बहुत आसान हो जाएगा कोर्ट के लिए भी,
और जो उसमें जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। देखिए हमेशा हर केस में एक उसमें हक पे होता है, एक ज़्यादती पे होता है हर केस के अंदर, ठीक है? तो उसकी बेस पे लेकिन ये भी साथ है कि किसी बेगुनाह को सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल हम ऐसा ही है। हमारे यहाँ ये भी अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो ट्रू कल्प्रिट्स होते हैं या तो बिल्कुल ही वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं या फिर पुलिस के साथ उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको क्लीन चिट दे के तो किसी और मासूम बेगुनाह को फँसा दिया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इस तरह की फिर सिचुएशन से बचा जा सकता है अगर कोऑर्डिनेशन आपस में होगी सारे अदारों की, सारे स्टेक बिल्कुल होल्डर्स अहम की। पॉइंट है, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि जब कोई किसी ने एफआईआर दर्ज करवानी होती है तो वो पहले तो पुलिस के पास जाने से डरता है क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस पैसे के बगैर काम नहीं जी। करती। और फिर जब बात एफआईआर से आगे बढ़ती है तो फिर वकीलों के पास जाने से डरते हैं कि वकील केस की फीसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। फिर उनकी तरफ से जो रवैया है उससे भी लोग मुतात रहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो पुलिस की बारे में एक उनको बुरा समझा जाता है और फिर वकीलों को भी कि उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा है। क्या वाक़ई ऐसा है कि फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं या आप लोग वो जो फ़ीसेस लेते हैं, क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा फ़ीसेस क्यों लेते हैं? ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। देखें, पुलिस का काम है कि जब उनके पास कोई भी कंप्लेंट आता है, तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन उनसे लें, रिटन में लें या ओरल उनका वर्शन रिकॉर्ड करें। वर्शन रिकॉर्ड करके फिर आप इन्हें फ़ौरन लॉ एज़ पर लॉ सेक्शन 154 सीआरपीसी कहता है कि आपने जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपने जब एफआईआर लॉन्च की है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। आपने कोई और काम नहीं करना, आपने इंक्वायरी नहीं करनी, आपने कुछ और नहीं करना और आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके फिर आपने जो-जो चीज़ें कलेक्ट करनी है, एविडेंस पीसेस ऑफ एविडेंस कलेक्ट करना है आपने, जो भी आगे प्रोसीजर के मुताबिक या पुलिस रूल्स के मुताबिक। बाकी लोग हैं, ये तो किसी हद तक दुरुस्त बात है। लोग आम आदमी जो पुलिस से डरता है, तो वो मेरे ख़्याल में पुलिस कोई भी बड़ा मामला जब तक वो बहुत सीरियस किस्म का केस ना हो, तब तक वो छोटे-मोटे मामलात में लोग इसी वजह से अवॉइड करते हैं। आप देख लें ना, आप इसमें डेवलप कानून क्या कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा एफआईआर करवाने जा रहा है और पुलिस की जानिब से उसकी एफआईआर नहीं काटी जा रही, तो यहाँ पे कानूनी तौर पे उस बंदे के लिए क्या चीज़ें मौजूद हैं कि वो क्या कैसे एक्शन ले सकते हैं वो इसके तो ऊपर? अल्टरनेट रेमेडीज़ हैं। आप जैसे अगर आपने कोई ऑफ़ेंस कमिट हुआ है, तो आप जाते हैं कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस मेड आउट हुआ है। आप उसको वकील की एप्लीकेशन देने जाते हैं, पुलिस एफ़आईआर लॉन्च नहीं करती, फिर आप जा सकते हैं आप पुलिस हाई अप्स के पास जा सकते हैं, सीनियर ऑफ़िसर्स के पास जा सकते हैं, एसएसपी, आईजी, डीआईजी तक जा सकते हैं आप। आप 22 उस वो जो बंदा है वो एसएचओ या कंप्लेंट जो भी उस एएसआई के खिलाफ भी आप एप्लीकेशन उसके दे सकते खिलाफ हैं। भी है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपके पास अल्टरनेट रेमेडीज़ भी हैं। आप 22 ए में जा सकते थ्रू कोर्ट आप एफ़आईआर लॉन्च करवा सकते हैं या मतलब डायरेक्ट आप डायरेक्ट कोर्ट के ज़रिए ल ल डायरेक्ट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, ओके। इस्तगासा होता है अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी। वो ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास अल्टरनेट रेमेडीज़ होती हैं। अगर एक पुलिस एहलकार आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, जी, तो आप अदालत में डायरेक्ट या जो आपने अभी जी, बताया कि उसके थ्रू आप डायरेक्ट जी, एप्लीकेशन दे जी, सकते हैं और एफआईआर करवा सकते हैं। ये अहम पॉइंट आपने बताया। यहाँ मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा जो वकीलों के बारे में एक चीज़ मशहूर है, वकीलों की गुंडागर्दी जो हम देखते हैं अक्सर कि ग्रुप्स में या तंज़ीमों में मुत्तहद होके जब कोई भी चीज़ ऐसी हो रही होती है तो प्रोटेस्ट करना, अदालतों पे हमले करना और कई दफ़ा हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर वकीलों की जानिब से आपको पता है कि वो एक बहुत मशहूर केस भी है वकीलों का और डॉक्टरों का जो आपस में झगड़ा हुआ पीएससी था। लाहौर केस। एग्ज़ैक्टली। इसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि अगर वकील खुद ही गुंडागर्दी करेंगे, खुद ही इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगी तो फिर बाकी लोगों से हम क्या शिकायत कर सकते हैं अगर वो खुद ही कानून को वायलेट करेंगे? इस पे थोड़ा आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। अच्छा देखें, बात ये है कि वकलागर्दी तो मैं जो एक टर्म यूज़ की जाती है, आप शायद मिस कर गए हैं उसको या आपने तो और मुनासिब अल्फ़ाज़ का चुनाव मुनासिब समझा आपने करना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। देखें, बात ये है कि किसी कम्युनिटी को इस तरह टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। हर फ़ील्ड में हर प्रोफ़ेशनल जितने भी लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आप देख लें कि अब हर फ़ील्ड में सारे लोग अच्छे कभी भी नहीं होते। ये पॉसिबल ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है ये बात। जैसे 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, ऐसे हर फ़ील्ड में सारे लोग अच्छे नहीं होते, सारे लोग बुरे भी नहीं होते। ठीक है? अगर किसी इंडिविजुअल के एक्ट की बेस पे, उसके किसी इंडिविजुअल के कंडक्ट की बेस पे आप पूरी कम्युनिटी को खराब या गलत कहें या इस तरह का कोई उनको टाइटल दें, तो ये ज़्यादती होगी मैं समझता हूँ। बाकी मतलब आप इस चीज़ को नहीं मानते कि वकीलों की जानिब से जो वकलागर्दी अगर मैं उसको कह दूँ जो आपने जिसको कहा कि गुंडागर्दी की जगह वकलागर्दी कह दूँ, तो आप इस चीज़ से डिनाई करते हैं कि क्या ये काम नहीं हो रहा? नहीं, ये मैं समझता हूँ ये गलत टर्म है, एक लोगों मतलब का लोगों का मिसकंसेप्शन है ये। मिसकंसेप्शन है। देखें, बात ये है कि हर बंदा
अब देखिए मेरी मैं आपको अच्छा, मिसाल थोड़ा-सा वो जो लाहौर वाला इंसिडेंट था, उसके बारे में आप बताएँ कि वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि वो जो वुकला ने इकट्ठे होके डॉक्टरों को उनके ऊपर हमला किया, क्या वो किसी भी सूरत में या कानूनी तौर पे वो जायज़ है, ऐसा होना चाहिए? अच्छा देखें उसमें ना जो चीज़ें पोर्ट्रे जैसे की गई हैं वैसे था नहीं वो एक्चुअली। असल में अब तो जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें से ट्रुथ तलाश करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पे अब आपको भी पता है आपसे भी आपका मीडिया से ताल्लुक है। सोशल मीडिया पे या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे असल हकीकत डिफरेंट होती है और बाद में उसको पोर्ट्रे किसी और अंदाज में किया जाता है। ऐसे होता नहीं है कभी भी या उसमें से 100% में से 10% उसमें सदाकत होती है, बाकी उसमें मैनूवरिंग होती है चीज़ें, एक्ज़ैजरेशन बहुत ज़्यादा होती है। वैसा वाक़या था नहीं जैसे बाद में बयान किया गया जो है टीवी अदालतों मीडिया पे पे। हमला हुआ, वो भी उसको भी आप अदालतों पे हमला मेरे ख़्याल में कभी भी नहीं हुआ। वुकला देखिए हम आप लोग जब वुकला कानून का एहतराम करते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं। जस्टिस चौधरी इफ्तिख़ार साहब चौधरी साहब इफ्तिख़ार चौधरी साहब थे, उस टाइम पे पूरी एक तहरीक चली और उस तहरीक में अगर आप देखें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब नवाज़ शरीफ साहब ने भी वुकला के साथ मिलके अदालत के ऊपर उसको मैं अगर हमला कहूँ या चढ़ाई कहूँ या मुनासिब लफ़्ज़ आप बता सकते हैं, तो उसको आप मेरा नहीं ख़्याल कभी भी हमला नहीं हुआ। ये वैसे ही चीज़ें देखें ना ये अपोज़िशन हमेशा जो दूसरी पार्टीज़ होती हैं पॉलिटिकल वो बेसिस पे ये चीज़ें उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, टीवी पे चला है, तो वो उस चीज़ सर वो को हमला नहीं था बेसिकली देखिए ना आप कोई पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको आप हमला तो नहीं कह सकते ना। कोई कहीं पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, उकलाई कर रहे हैं अगर। अब देखिए अब तो ताजिर यूनियन है, हर किसी ने अपनी यूनियन बनाई है। हर गवर्नमेंट ऑफिस में जाएँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ वहाँ पे स्टाफ ने जो उनके वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने यूनियंस बनाई होती हैं। तो वो कोई पीसफुल कोई भी है पीसफुल प्रोटेस्ट करता है इसका मतलब नहीं कि वो हमला कर रहा अच्छा, है। वुकला हज़रात अपनी गाड़ियों के आगे नंबर प्लेट के आगे एडवोकेट लिख के नंबर प्लेट्स के ऊपर एडवोकेट लिखा होता है, उसका क्या मकसद होता है? वो क्यों लिखते हैं? क्या वजह है उसकी? क्या कानूनी तौर पे इस चीज़ की इजाज़त है? मेरे ख़्याल में लॉ इस पे साइलेंट है। कानून में अगर इजाज़त नहीं भी है तो कहीं पे ममानियत भी नहीं है। तो ये तो सिर्फ़ वकला ने अब तो देखा-देखी मैं देखता हूँ मीडिया की भी लगी होती हैं प्लेट्स और डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं और बिल्कुल भी काफ़ी सारे फ़ील्ड के लोग ऐसा लिख है रहे हैं। मीडिया की भी लगी प्रोफ़ेसर्स भी होती लिख हैं। रहे हैं और मैं कुछ ऐसे भी देख रहे हैं आज। मीडिया हाँ, की और भी और लोग कर रहे हैं। वकीलों की होती हैं, बाकी तो मुझे नहीं पता प्लेट के जहाँ लेकिन तक नंबर प्लेट की बात है, वो उसमें तो ज़ाहिर है इनके जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं, उनका तो है, एक्साइज़ ऑफ़िस वालों का भी होता है। ले इस चीज़ लेकिन से इसकी वजह वो मतलब सिंपल क्या एक मखसूस वकील नमूना क्या प्लेट है। बताना चाह रहा होता है कि वो एडवोकेट की मकसद क्या है? कि सामने एडवोकेट लगा है तो ताकि जो भी देखने वाले हैं कि उनको पता चल जाए कि ये एक वकील साहब वकील है, जा रहे हैं, पता चले वकील वकील साहब साहब जा जा रहे रहे हैं। हैं हाँ। और उससे पंगा ना लिया जाए। चलें ये सेल्फ डिफेंस भी कह लें उसको प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल में अगर प्लेट सैंपल के मुताबिक है, एक्साइज़ ऑफ़िस के उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक है, बाकी साइड पे कोई राइट लेफ्ट में किसी कॉर्नर में कोई चीज़ है, तो वो मेरे ख़्याल में उसमें कोई मुमानित भी ऐसा सच नहीं है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो वकीलागर्दी है वो भी नहीं होती, ये एक गलत टर्म है, लोगों की मिसकंसेप्शन है और जो वकील अपनी गाड़ियों पे एडवोकेट लगाते हैं, वो कोई ममानियत नहीं है उसमें। उस पे जी, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा मुझे यहाँ पे आपसे थोड़ा-सा जानना है कि हम लोग जब अदालतों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे केसेस ऐसे हैं या पुलिस जब थानों में आप चले जाते हैं वहाँ पे बहुत से कैदी ऐसे गिरफ़्तार होते हैं कि उनके साथ गैर इंसानी रवैया देखने को मिलता है जी। समटाइम। जेल के अंदर उनको जिस तरह रखा गया है उनके साथ जो ट्रीट किया जाता है। एक तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ताकतवर या जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे देते हैं, उनके साथ एक स्पेशल ट्रीट किया जाता है और जो गरीब लोग होते हैं, शायद बहुत अरसे बाद वो कोर्ट से बरी भी हो जाते हैं। वो केस उनके ऊपर डिसमिस हो जाता है और बरी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना लंबा टाइम वो जेल में रहते हैं। वो जो रवैया उनके साथ वहाँ रखा जाता है, क्या कानून में इसकी इजाज़त है? वाक़ई कानून के मुताबिक ये ट्रीट उनके साथ किया जाता है या ये एक कानून से हट के एक गैर इंसानी रवैया है उनके साथ ये? अच्छा इसमें मैं गुज़ारिश करूँ कि हमारे पुलिस निज़ाम में जो आए रोज़ पुलिस टॉर्चर करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये कहीं पे इजाज़त नहीं है पुलिस को, कहीं पे ओके, अलो नहीं है। अच्छा, ये बियॉन्ड द लॉ है। और ये पुलिस रूल्स पुलिस अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती है। कोई भी एजेंसी है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एफआईए हैं और भी कोई अदारा है, उनको किसी को इजाज़त नहीं है कि आप फिज़िकल टॉर्चर करें। ओके, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर आपको लॉ कानून इजाज़त देता है इन्वेस्टिगेशन करने की, वो आपका काम है ज़रूर करें। जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे आप एविडेंसेस जो चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं, कोई रिकवरीज़ करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप केस प्रूव करने के लिए, अपना केस स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रोसिक्यूशन जो ये चीज़ें होती हैं पुलिस उससे पहले करती है, तो वो आप ज़रूर करें। लेकिन देखिए ना, कानून के ताबे सारे हैं। जब हम आइन की बात करते हैं, तो आइन में तो फिर हर बंदा बराबर है। जैसे आर्टिकल 25 हमारा कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और ऑल द जो है सिटीज़न बराबर हैं। मत इक्वालिटी है, तो वहाँ मतलब पे इक्वल ट्रीट होना चाहिए और ये इक्वल ट्रीट होना गरीब-अमीर वाली चाहिए। जो बात है डिस्क्रिमिनेशन वो भी नहीं होना चाहिए।
पुलिस की नज़र पुलिस के सामने भी, अदालतों के सामने भी हर बंदे को इक्वली ट्रीट मतलब करना चाहिए। पुलिस जो वहाँ पे जिन भी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके लेके जाती है और उनको एक टॉर्चर करती है या फ़िज़िकल उनको मारा जाता है, मार-पीट की जाती है, इसकी कानून में इजाज़त कहीं नहीं है। पे इजाज़त नहीं तो है। ये अदालत जो जिस्मानी रिमांड देती है, जी। ये क्या है? जिस्मानी रिमांड क्यों दिया जाता है? और ये जो जिस्मानी रिमांड की टर्म है, इसको थोड़ा आप जी। बताइएगा? ये बेसिकली सेक्शन 167 सीआरपीसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी इसको डील करता है। उसका पर्पज़ ये है कि फ़िज़िकल कस्टडी एक्चुअली उसके हवाले की जाती है, पुलिस या एफआईए के जो भी एजेंसी है, जो भी अदारा है। उनके बंदे की फ़िज़िकल कस्टडी उनके हैंडओवर की जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसका यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस ये चल रही है, ये सिलसिला चल पड़ा है जी कि आपने मार-कुटाई के लिए बंदा आपके हवाले किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो और कभी जिस्मानी जी, रिमांड है, जी, इसको जिस्मानी आप रिमांड मतलब ये है कि फ़िज़िकल कस्टडी आपके हैंडओवर की जाती है फॉर द सोल पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके ओके, अलावा कोई और पर्पज़ कोई नहीं है कि आप उसको मार-पीट के लिए या छतरोल के लिए आपके हवाले नहीं किया जाता, ठीक कि है। आप उसको वहाँ पे जाके थाने में लिटा के लित्तर मारें। ये उसके लिए तो वो बिल्कुल जो जी, लित्तर मारे जाते हैं, ये गैर कानूनी बिल्कुल गैर काम है, कानूनी, गैर आइनी है, बिल्कुल गैर आइनी इल्लीगल है। है। तो यस। इसके खिलाफ इसके अलावा रेमेडी बिल्कुल आपके पास है, जब आपके ज़्यादती इस तरह की कोई पुलिस ऑफ़िशियल करें, आप फ़ौरन एरिया मजिस्ट्रेट के पास जब दोबारा आपको पेश करेंगे वहाँ पे जुडिशियल के लिए या फर्दर फिज़िकल रिमांड के लिए, आप वहाँ पे रिटन एप्लीकेशन दें या ओरली जैसे आपको बताएँ कि जी इस तरह से उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे इल्लीगली उन्होंने फिज़िकल टॉर्चर किया है साथ, वो आप मेरा मेडिकल करवाएँ। तो मेडिकल होगा तो मेडिकल में अगर चीज़ें आएँगी तो उसके खिलाफ पुलिस ऑफ़िसर के खिलाफ आप जा सकते हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स के पास तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी प्रॉपर ज़ाब्ता के मतलब मुताबिक कोई भी उनके जब बंदा गिरफ्तार एनवायरमेंटल होगा, प्रोसीडिंग होगी। अगर पुलिस उसको मार-पीट करती है, तो वो गैर कानूनी बिल्कुल काम है। गैर कानूनी है। और ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये तो आपने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि शायद बहुत से सुनने वाले लोगों की क्लैरिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे जिस्मानी रिमांड को ये समझा जाता है कि मार-पीट के लिए पुलिस के बंदा हवाले उनके किया हवाले जाता किया है। जाता है, और मार-पीट इसी करते वजह हैं। से पुलिस का एक डर जो लोगों हुँ, के दिल में बैठ चुका है, लोग जो डरते हैं, तो इस वजह से वो भी जी। एक चीज़ है। यहाँ थोड़ा-सा ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप ये जो हमारे मुल्क में स्पेशली इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग्स की जाती हैं। इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? मतलब कानून क्या कहता है कि ये गैर कानूनी पार्किंग को आप कैसे देखते हो? स्पेशली जो हमारे अदालतों के बाहर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो गैर कानूनी वकला की जानिब से पार्किंग की जाती है, ये इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अच्छा मैं आपके जो सवालात हैं वकला के हवाले से ही ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए बात ये है कि वकील इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। सोसाइटी में वायलेशन करता है तो आम वकील भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर आम आदमी भी ये चलें ये इतना मैं ज़रूर कहता हूँ जी कि वकील अगर आप लॉ नोइंग हैं तो ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं आपकी। अगर जी आप हाँ। पढ़े लिखे हैं, कानून जानते समझते हैं फिर ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-सी आपकी बढ़ जाती हैं, एक लेमैन की निस्बत ये बात दुरुस्त है। लेकिन रॉन्ग पार्किंग तो आम लोग भी करते हैं, वकील भी करते होंगे। लेकिन ये कि देखें गलत है तो गलत है, वो सबके लिए गलत है। किसी को इस तरह का कोई प्रिविलेज नहीं है। लेकिन आए रोज़ मैं तो अभी वैसे ठीक पार्किंग नीचे ठीक पार्क करके आया हूँ आपके लिए जब बाहर आ रहा हूँ। नहीं, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, मतलब अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब एक बंदा या एक वकील अगर उस चीज़ को करेगा, कानून को वायलेट अच्छा करेगा, मैं तो इसमें मैं ऑब्वियसली जी, ज़्यादा लोग उसको मैं करेंगे, समझता हूँ क्योंकि कि ये वकील हमारा मिज़ाज है, हमारा कौमी मिज़ाज है। एज़ अ सोसाइटी हाँ, हम हम एज़ अ सोसाइटी हम कुछ चीज़ें हम में प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे आप वकील हैं या नहीं हैं या कुछ और भी आपका प्रोफ़ेशन है, तो कुछ हम जहाँ पे हम समझते हैं वायलेशन करके थोड़ा-सा प्राउड भी फ़ील करते हैं सम टाइम। तो ये उस किस्म की कोई चीज़ होती है नॉर्मली नहीं करनी चाहिए इस किस्म की वायलेशन जो चीज़ें हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं ये आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा कि बतौर वकील, आप एक वकील हैं, फिर आप क्योंकि आप फिर कहेंगे कि मैं वकीलों की ज़्यादा बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप वकील हैं, तो मैं इसीलिए जी। वकला की आपसे बात जी, करूँगा। प्लीज़। आप कैसा देखते हैं कि जो वकील हैं, उनको भी अपने एहतसाब के लिए ख़ुद को पेश करना चाहिए? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो बेहतरी है, अगर हमने सोसाइटी को बेहतर करना है, तो सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, करना होगा, तभी हम बेहतरी की तरफ जाएँगे। यहाँ पे बतौर वकील आप अपने वकला हज़रात के लिए क्या पैगाम देंगे कि उनको अपने एहतसाब के लिए ख़ुद को कानून के अंडर लाने के लिए क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है? अच्छा इसमें मैं अपने एसोसिएट्स को लाज़मी अपने बच्चों को ज़रूर कहता हूँ कि एटलीस्ट जब आप यूनिफ़ॉर्म में होते हैं तो कोई ऐसा एक्ट ना किया करें, जो देखने वाला ये कहे कि वो देखें वकील साहब ये काम कर रहे हैं। थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते रहना चाहिए, चाहे ट्रैफ़िक वायलेशन की आपने बात की, चाहे आप सिग्नल वायलेशन की बात की या इस कोई भी कोई मॉरल चीज़ है। तो बाकी ये है कि आप सिविल कपड़ों में तो ज़ाहिर है अब तब भी नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी एक आप एक प्रिविलेज कह लें या उसको लिवरेज है। बाकी अकाउंटेबिलिटी के लिए
बार काउंसिल्स हैं, बार काउंसिल्स एक ऐसा फ़ोरम है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, तो बार काउंसिल इसी काम के लिए बैठा हुआ है, ये एक अदारा है जो चेक है के लिए है, वुकला के ऊपर कि अगर किसी आम आदमी को, चाहे वो उनका क्लाइंट था या कोई आम आदमी किसी भी लिहाज से समझता है, वो खुद को एग्रीव्ड समझता है, कोई उसकी ग्रीवियंस है, तो वो बार काउंसिल को अप्रोच करे कि जी कोई मिसहैंडलिंग हुई है, कोई प्रोफ़ेशनल मिसकंडक्ट है, तो बार काउंसिल को आप एप्लीकेशन के हवाले से दे सकते हैं कि जी वकील साहब से हमें कोई शिकायत है, कोई मामला है, तो आप बार काउंसिल फोरम है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के लिए कि आप अगर कोई चीज़ें जो एलिगेशंस हैं वो ठीक प्रूव होते हैं, तो बार काउंसिल लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है या ओके। कैंसल भी कर मतलब सकती अगर है। कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप बार कौंसिल में वकील के जी, खिलाफ भी वहाँ जा जी। सकते हैं और उसका भी हो सकता है। सर बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे हमारा पहला सेगमेंट ख़त्म हुआ है। अब हम आगे चलते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम में 5 सेगमेंट होते हैं। पहला सवाल और जवाब होता है और दूसरा सेगमेंट है इसमें आपने एक लफ़्ज़ के ज़रिए जवाब देना है। मैं आपके सामने कुछ नाम लूँगा और आपने सिर्फ़ एक लफ़्ज़ में जो भी आपके माइंड में आएगा उससे मुतल्लिक वो आपने जवाब देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइन की, पाकिस्तान का आइन। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन तो आपके माइंड में क्या आता है? आइन यकीन करें कि हमारी चूँकि फ़ील्ड है, इस वजह से थोड़ा-सा हमें चीज़ों का पता है, तो दुःख भी होता है कि आइन का जब आइन हम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इस पे, अमल-दरामद नहीं हो रहा है इस पे। ऐसी अमल किताब नहीं है हो रहा, ठीक ऐसी है। किताब है जिस पे अमल-दरामद नहीं हो रहा, होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। और जो जस्टिस और सबको आइन के ताबे होना चाहिए। बिल्कुल आइन के ताबे होना चाहिए। अच्छा जो स्पेशली चीफ जस्टिस हैं, जो हाई जी। कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उनके बारे में अगर मैं उनका नाम लूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? चीफ जस्टिस साहब इफ्तिख़ार चौधरी साहब ने बड़ा नाम कमाया, बड़ी इज़्ज़त कमाई है। तो अभी भी यही साहब हैं, तो उनको मेरे ख़्याल में ठीक करना चाहिए अदारे को, अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स को भी और लोअर जुडिशरी को भी, चीज़ों को जितनी इस्लाहात की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको इस्लाहात करनी चाहिए। वुकला, वकला इत्तेहाद ज़िंदाबाद। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वालों को ना वहाँ पे उनको नींद के साथ-साथ बाकी भी जो उनके काम, बेसिकली जो काम है लेजिस्लेशन करना, वो करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत वन्स ज़रूरत है अगेन उसकी। वो लफ्ज़ आ रहा है वुकलागर्दी, वकलागर्दी ये ज़्यादती है, ये गलत टर्म है। गलत टर्म है। ठीक है, अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे सेगमेंट का नाम है किस्मत आपकी। हम आपकी किस्मत नहीं बता सकते लेकिन हम एक कंडीशनल सिचुएशन आपके सामने रखते हैं और उस कंडीशन में आपको कुछ भी इख्तियार दिया जा सकता है ताकि आप उस इख्तियार में होते हुए क्या इस्लाहत करेंगे। तो अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अदालती जो निज़ाम है पाकिस्तान का वो आपके सामने है, सारी सिचुएशन आपके सामने है। अगर आपको इख्तियार मिल जाए, आप वज़ीर कानून बन जाएँ, ठीक है? जी। इस टाइम पे ये समझ लें, ये कंसिडर करें कि आप अब पाकिस्तान के वज़ीर कानून हैं, वफ़ाकी वज़ीर कानून हैं अब आप। अब अदालती इस्लाहात के लिए आपने क्या स्टेप उठाएँगे? क्या ऐसे ज़रूरी स्टेप्स हैं जो 1-2 आप फ़ौरन से उठाना चाहें? मौजूदा निज़ाम में आप कह रहे हैं? जी, मौजूदा मौजूदा नज़र निज़ाम में तो कुछ नहीं शायद कर सकेगा वज़ीर कानून भी। लेकिन चूँकि उस बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर की हैं, वो बेबस ही होगा। लेकिन ये है कि देखें, अदारे की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लाज़मी उठाएँगे कि लोगों को जो हम कहते हैं ना कि सस्ता और फ़ौरी इंसाफ़, वो लोगों को मिल सके। यकीन करें कि वो लोग बहुत बेबस होते हैं, लिटिगेशन से थक जाते हैं, कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं। इंसाफ़ लेना बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। तो उनके म लिए मतलब आप लोगों को फ़ौरी इंसाफ जी, देने के लिए सस्ता भी और फ़ौरी इंसाफ़ के लिए कुछ लाज़मी। इक़दामात जी। करेंगे, ठीक है। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ट्रुथ एंड डेयर होता है। हमने अभी तक जो आए हैं हमारे गेस्ट वो हमेशा ट्रुथ लेते हैं, वो कहते हैं कि हम सच बोलेंगे। तो आप बताएँ आप सच बोलना चाहेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर आपसे सवाल करते हैं। आप भी सच लेंगे, ठीक है सर। सच बोलेंगे आप। यस। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या कभी आपने ऐसा मुकदमा लड़ा जिसमें आपको ज़ाती तौर पर लगा हो कि कानून के बजाय हमारा जो सिस्टम है ये जीत रहा है और आपका कानून हार रहा है? ऐसी सिचुएशन जी, में आपने ये क्या किया है? कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। लिटरली मैं कभी ऐसी सूरत-हाल फ़ेस करनी पड़ती है, दुःख भी होता है। अच्छा। जहाँ पे आप अपनी तरफ से पूरी इनपुट भी देते हैं, एफ़र्ट भी करते हैं, आपकी बेस्ट एफ़र्ट देते हैं आप। लेकिन वहाँ पे कानून बेबस हो जाता है और सिस्टम जीत जाता है। वो हैं कुछ केसेज़ कुछ इस तरह के होते हैं, हाई प्रोफ़ाइल केसेज़ होते हैं,
जहाँ पे आप समझ रहे होते हैं कि आपका रिलीफ़ बिन आपका या आपके क्लाइंट को रिलीफ़ मिलना चाहिए, बनता भी है एज़ पर लॉ। ओके, लेकिन ये है कि किसी वजह से आपको रिलीफ़ नहीं मिलता, रिलीफ़ नहीं दिया जाता और फिर सिस्टम जीत जाता है, कानून हार जाता है। कानून हार जाते हैं और उस टाइम पे फिर आपको दुःख होता उस है। पे ज़्यादा फिर नेचुरली बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट है मुफ़्त मशवरे। इसमें आपने अच्छे-अच्छे मशवरे देने हैं और उस मशवरों में मैं अगर जो हमारे नौजवान वकील हैं, उनके बारे में अगर आपके सामने आएँ तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? नौजवान वकील को मैं इतना ज़रूर अपने आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि एक तो पंक्चुअल रहें, रेगुलर रहें फ़ील्ड के अंदर, मेहनत करें और बाकी ये है कि कानून का एहतराम भी करें और दूसरों को भी तरग़ीब दें। जो कानून साज़ इदारे हैं यानी हमारी पार्लियामेंट है, जो कानून बनाते हैं, इनके लिए आपका क्या पैगाम है? क्या मशवरा देना चाहेंगे इनको? सर उनके लिए मैं यही मशवरा देना चाहूँगा कि जो लेजिस्लेशन है, जिस पर्पज़ के लिए आपको वहाँ पे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से परफ़ॉर्म करें वहाँ पे। वहाँ पे जो आपकी डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, वो प्रॉपर पर्पसली मीनिंगफुल होनी चाहिए। वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है लोगों ने इतने लाखों लोगों ने आपको इलेक्ट किया होता है, आपको मैंडेट दिया होता है, तो आपका फ़र्ज़ है फिर कि उस कुछ मैंडेट का अपना हक अदा करें, उस जॉब का, उस कुर्सी का और जो अवाम की आपसे उम्मीदें, तवक्कुआत होती हैं, वो उस पे पूरा उतरने की कोशिश करें। बिल्कुल अहम पॉइंट और आखिर में पाकिस्तानी शहरियों को क्या पैगाम देंगे? क्या मशवरा देंगे? पाकिस्तानी शहरी को बैसित वकील लॉ प्रैक्टिशनर मैं उनसे कहूँगा कि मोटरवे पे आप ट्रैवल करें तो वहाँ पे लिखा होता है कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल लाइक 2+2 तो ऐसे ही है मैं समझता हूँ कि आप जब कानून का एहतराम करते हैं तो चीज़ें लाइफ स्मूथ रहती है। जब हम कहीं से चीज़ों को वायलेट करते हैं या ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं या किसी को बिला वजह आप टारगेट करने की कोशिश करते हैं या उसके जो बेसिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इन्फ्रिंज करने की या वायलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर ज़ाहिर है फिर अदारों ने, फिर पुलिस ने एक्टिव होना और आपके खिलाफ फिर केसेस भी बनने। तो आप जियो और जीने दो वाला जो फ़ॉर्मूला है उसी को कानून के अपने मुताबिक कानून के रहो। मुताबिक आप कानून बिल्कुल। फ़ॉलो करें आप। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपने कीमती वक़्त दिया और अपनी कीमती राय से हमारी ऑडियंस को आपने मुस्तफ़ीद किया। यकीनन ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन उनको मिली होगी। तो नाज़रीन आपने देखा कि मलिक हसीब साहब ने ये सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के, तो इन्होंने बहुत डिटेल में कानूनी मामलात पर डिस्कशन की और इन्होंने बताया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एफ़आईआर ना हो तो उस पे क्या करना चाहिए और बहुत से ऐसी चीज़ें जो इन्होंने डिस्कस की और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिला होगा। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।